तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th के साइंस के पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पाठ के नाम से ही पता चलता है कि हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर ना एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। फिर इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? कार्बन तथा ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसे ये दो तत्व हो गए आपके, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ये दोनों आपस में संयोग कर लेंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या बना देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। तो ये एक नया पदार्थ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नया पदार्थ बना है, इसके गुण जो भी होंगे वो कार्बन और ऑक्सीजन से अलग होंगे। तो इसीलिए इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है कि जो दो पदार्थ हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, वो आपस में सहयोग करके जो नया पदार्थ बनाएंगे उसके गुण कैसे होंगे? मतलब उसके गुणधर्म अलग होंगे, नए गुणधर्म बनेंगे उसके, मतलब इसके गुण क्या होंगे? इन दोनों से अलग होंगे। तो जो इसमें आप देख रहे हैं दो साइड है इसमें, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड। ठीक है, ये दो साइड है। इस वाली साइड का नाम क्या है? अभिकारक। ठीक है, इस वाली साइड का नाम है अभिकारक और इस वाली साइड का नाम क्या है? उत्पाद। जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, इन दोनों की वजह से ही ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इन दोनों के मिलाने पर। तो जिन दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? आपके अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो इनकी हमें परिभाषा भी देखनी है कि अभिकारक क्या होते हैं। तो देखते हैं अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक वे सभी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण में, तो यहाँ पे उदाहरण दिखा सकते हैं। अभिकारक कौन कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आदि। जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे अभिक्रिया लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों सहयोग करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। ठीक है, तो इसे बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो पदार्थ हैं ये क्या हैं? आपके अभिकारक हैं। तो लेफ्ट साइड में जो भी चीज होती है वो सब क्या कहलाते हैं? अभिक्रिया, अभिकारक कहलाते हैं। ये जो लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे और राइट साइड वाले उत्पाद कहलाएंगे। देखते हैं उत्पाद की परिभाषा। उत्पाद, उत्पाद क्या होते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम दो रासायनिक समीकरण ऊपर देख चुके हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये जो मिला है ये क्या है? आपका उत्पाद है। ठीक है, राइट साइड में जितना भी कुछ लिखा होगा वो सभी क्या कहलाएंगे? उत्पाद। और लेफ्ट में जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। ठीक है, आसान सी परिभाषा। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो भी पदार्थ मिलेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को उनके प्रतीक के रूप में लिखने पर प्राप्त अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है।
जैसे हमने अभी ऊपर एक रासायनिक समीकरण देखी थी, ठीक है, तो उसको उसके प्रतीक के रूप में लिखा गया था। क्या लिखा था? 2H2 प्लस O2 इट गिव्स 2H2O। ये हमने देख लीजिए, हाइड्रोजन ये रहा, ऑक्सीजन O2 दोनों आपस में सहयोग करके जल बनाते हैं। तो ये जो लिखी हुई है शब्दों में बात, उसको उसके प्रतीक में लिखा है हमने। ये प्रतीक जो ये हमने यूज किए हैं, ये वाले अभिकारक के और उत्पाद के जो भी हमने प्रतीक यूज करे हैं, इसी प्रतीक के रूप में लिखने पर ये जो हमें प्राप्त हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी रासायनिक समीकरण को प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं आराम से। तो अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया हमारी 6 से 7 टाइप की होती हैं। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मा का मतलब हो गया हीट, हीट से यहाँ पे वियोजन होगा, यहाँ पे करंट से वियोजन होगा, विद्युत से, ठीक है, लाइट से, और यहाँ पे प्रकाश से होगा। ठीक है, तो ये प्रकाश, तो ये 3 तरीके की वियोजन अभिक्रिया होती है। फिर तीसरा टाइप है इसका विस्थापन अभिक्रिया, और फिर चौथा है द्विविस्थापन, पांचवा उपचयन तथा अपचयन, और 6 नंबर पे है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, और 7 नंबर पे है ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ये 7 टाइप हो गए। तो देखते हैं अपने पहले वाले को कि संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। सीधा सा है, 2 अभिकारक होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, वो आपस में संयोग करके क्या बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक उत्पाद बनाएंगे। इसके उदाहरण देखते हैं। अभी हमने पीछे देखा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमें क्या देते हैं? जल देते हैं। ठीक है, एक ये इसका उदाहरण हो गया। एक और अभी हमने पीछे देखा था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, 2 अभिकारक हैं दोनों में, ठीक है, दोनों आपस में संयोग करके क्या दे रहे हैं हमको? एक उत्पाद दे रहे हैं। तो यही इसकी परिभाषा है। ये दोनों उदाहरण में से आप कोई भी एक उदाहरण याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वाले टाइप को। रासायनिक अभिक्रिया का सेकंड वाला पार्ट है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। मतलब होगा आपके पास में एक अभिकारक, वो ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट्स में। ठीक है, 2 में ब्रेक हो सकता है या 2 से अधिक पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है। जैसे 2H2O, ये ब्रेक हो जाएगा आपका 2 पार्ट में। क्या? 2H2 प्लस O2, मतलब ये है जल। क्या है ये? जल। और किस में ब्रेक हो गया ये? हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, O2 में ब्रेक हो गया ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, इस साइड उत्पाद मिलते हैं, तो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है। तो इसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रिया के 3 टाइप होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है। तो ऊष्मीय वियोजन में क्या हो जाएगा कि अभिकारक को तोड़ने के लिए जो ऊष्मा लगेगी, हीट लगेगी, वही वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के वियोजन, वियोजन मतलब टूटने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वियोजन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा क्या होती है? हीट होती है। ऊष्मा को इंग्लिश में हीट कहते हैं। तो जैसे कि CaCO3, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा गर्म करने पर
CaO में और कार्बन डाइऑक्साइड में। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होते हैं? मार्बल्स होते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है मार्बल्स। ठीक है, सफ़ेद पत्थर जो भी है। तो उसको हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। तो ऊष्मीय वियोजन की सीधी सीधी परिभाषा है, वियोजन मतलब टूटना। अभिकारक को हम तोड़ेंगे, वो भी किसकी मदद से टूटेगा? ये ऊष्मा की वजह से, हीट की वजह से। तो सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं वैद्युत वियोजन में। वैद्युत वियोजन क्या होता है? वैद्युत वियोजन वह अवक्रिया जिसमें अभिकारक का वियोजन वैद्युत के द्वारा किया जाता है। वैद्युत के द्वारा मतलब बिजली के द्वारा। इसमें विद्युत धारा की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से ये टूटता है। लाइट की जरूरत पड़ेगी इसमें, है ना, करंट की। तो इसमें लिखा हुआ है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वियोजन वैद्युत धारा द्वारा किया जाता है, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसा क्या है? जल। जल को जब भी हम तोड़ते हैं तो उसमें वैद्युत की आवश्यकता पड़ती है जिसकी वजह से वो टूटता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटन। ठीक है, ये प्रोसेस जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने की प्रोसेस क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है, अपघटन का भी मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं इसका, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, वियोजन अपक्रिया का थर्ड टाइप क्या है? प्रकाशीय वियोजन। वह अपक्रिया जिसके अभिकारक का वियोजन सूर्य के प्रकाश में होता है या से होता है, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसे पदार्थ जिन पे सूर्य का प्रकाश गिरता है जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाते हैं। जैसे कि ये है AgCl। सूर्य के प्रकाश को यूवी से दिखाते हैं, अल्ट्रा वायलेट लिखा जाता है इसे, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ये है AgCl। AgCl है आपका सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रख दें, सूर्य के प्रकाश में रख दें, तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। तो ये प्रकाश की वजह से होता है। इसे प्रकाश में जब भी रखा जाएगा तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो देखते हैं अपना अगला टाइप, विस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। मतलब मान लीजिए एक तत्व ये है और ये यौगिक है। ठीक है, ये तत्व है, ये यौगिक है। अब ये तत्व क्या करेगा? अधिक क्रियाशील होगा तो इसमें ये जो बी है इसे यहाँ से हटा देगा। ठीक है, और खुद आ जाएगा। ठीक है, तो बी वाला जो है सी को, ये ए जो है सी को हटा देगा और खुद आ जाएगा। देखिए, ठीक है, मतलब कम क्रियाशील तत्व हट जाएंगे अधिक क्रियाशील तत्वों की द्वारा। ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेंगे? कम क्रियाशील तत्व को हटा देंगे। जैसे ये BC वाला है, इसमें C जो है कम क्रियाशील है, तो क्या करेगा? ये C को हटा देगा और खुद आ जाएगा उसकी जगह पे। उदाहरण देखते हैं इसका। तो उदाहरण है Fe मतलब फेरस, ये लोहे का प्रतीक है फेरस। और ये क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। तो जब भी कॉपर सल्फेट के विलयन में फेरस को डाला जाता है, Fe को डाला जाता है, तो Fe क्या करता है? कॉपर को हटा देता है और स्वयं आ जाता है उसके स्थान पे। तो बना लेगा FeSO4 प्लस Cu निकल जाएगा बाहर। Fe क्या हो गया? ये हो गया फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। तो यहाँ पे Fe अधिक क्रियाशील है। Fe अधिक क्रियाशील है कॉपर से।
ठीक है, फेरस ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया। इसी को एक बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया, मतलब एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देगा, खुद आ जाएगा उसकी जगह पे। देखते हैं नेक्स्ट वाला टाइप, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो अभी हमने विस्थापन अपक्रिया को देखा था कि एक तत्व जो है दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा था। कौन कर रहा था? अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर रहे थे? कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर रहे थे। वैसा ही यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों दोनों यौगिक जो होंगे उनमें आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे, कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील वाले तत्व। इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दोनों यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, मतलब यहाँ से समझ लीजिए ए बी और सी डी दो यौगिक हैं हमारे पास में, तो इसमें से एक तत्व निकलेगा और इसमें से भी एक तत्व निकलेगा और वो आपस में विस्थापित हो जाएंगे। ए के पास से बी हट जाएगा, इसके पास आ जाएगा डी, ठीक है, और ए के पास से बी हटा, वो चला जाएगा सी के पास में, ये है। तो इसका उदाहरण है Na2SO4 प्लस BaCl2, इट गिव्स BaSO4। देखिए सल्फेट आइन्स के पास से, इसमें सल्फेट आइन है, सल्फेट आइन कौन से हैं? SO4, ठीक है, माइनस माइनस, तो सल्फेट पे दो माइनस के आइन होते हैं, सल्फेट पे दो माइनस के होते हैं, तो इसलिए इसके पास से सोडियम हटा, सोडियम हट के क्या लग गया? बेरियम लग गया, तो Ba लग गया, तो BaSO4 हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। अब यहाँ से सोडियम हटा था, वो Cl के पास चला गया, तो बन गया NaCl, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड है और ये है आपका बेरियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो यौगिकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान से नए यौगिक बनते हैं, ठीक है। अगला वाला टाइप देखते हैं, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं, तो उसमें हम अलग अलग देखते हैं। उपचयन किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो। तो हम इसे शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं। उपचयन और अपचयन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ही बात होने वाली है, ठीक है। तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की होती है वृद्धि और हाइड्रोजन की होती है कमी। इसी से इसकी परिभाषा बन जाएगी, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो क्या कहलाएगी? उपचयन अपक्रिया कहलाएगी। तो इसका उदाहरण ये लिखा हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब देखिए अभी कार्बन के पास में कुछ भी नहीं था, अब क्या ऐड हो गया उसमें? ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो कार्बन के पास में जब ऑक्सीजन ऐड हो गया तो किसकी वृद्धि हो गई? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो इसलिए इसमें क्या हो गया? उपचयन अपक्रिया हो गई। अगर हाइड्रोजन की कमी होती तो क्या होता? आपका उपचयन अपक्रिया ही कहलाती वो भी। तो अब बात करते हैं अपचयन अपक्रिया की। अपचयन अपक्रिया क्या होती है? पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो। उपचयन वाली अपक्रिया का बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। इसमें अब ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी और हाइड्रोजन की हो जाएगी वृद्धि। उपचयन में क्या होता था? ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी और हाइड्रोजन की कमी होती थी। अब अपचयन में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस O2, CuO प्लस H2, ठीक है। ये हो गया कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से कॉपर ऑक्साइड के पास से O निकल जाएगा, देखिए यहाँ से O हट गया और O हट के किसके पास चला गया? हाइड्रोजन के पास चला गया। तो कॉपर के पास से जब ऑक्सीजन यहाँ से हटा है तो किस बात की कमी दर्शा रहा है? कि यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो ये अपचयन अपक्रिया का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वाले टाइप की, रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? वह अपक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया एक साथ ही होती है, ठीक है। मतलब उपचयन और अपचयन दोनों एक ही साथ में शो होती हैं, ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण के लिए
ऊपर वाले का ही उदाहरण है जो अभी हमने पढ़ा था, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए कॉपर से तो गया ऑक्सीजन, कॉपर से क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। जब कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर के पास से ऑक्सीजन की हो गई कमी, ठीक है, कॉपर के पास से ऑक्सीजन की हो गई कमी। तो ये क्या हो गया आपका अपचयन। जब ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो वहाँ होता है अपचयन। अब हाइड्रोजन के पास देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, किसकी वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया आपका उपचयन, उपचयन, ठीक है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती हों वो क्या कहलाती हैं आपकी, एक साथ दोनों प्रोसेस होती हों तो वो क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट टाइप को कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रियाएं क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं वो होती हैं जिसको, वह अपक्रिया जिसको कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिन्हें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती हैं वो, जिनको हम ऊष्मा देंगे वो कहलाएंगी ऊष्माशोषी, और जिन अपक्रियाओं के फलस्वरूप हमें उत्पाद में ऊष्मा मिलेगी वो कहलाएंगी ऊष्माक्षेपी। तो नाम से ही क्लियर है, पहले आप ऊष्माशोषी देख लीजिए। ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्मा को देना पड़ेगा, ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। ऊष्मा देंगे तभी वो अपक्रियाएं होती हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण मतलब ग्रहण कर ली जाती हैं ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या है, लेड नाइट्रेट, इसका नाम है लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट। इसे हम जब गर्म करेंगे तभी हम ये टूटेगा, ठीक है। इसे तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा, ये डायरेक्टली अपने आप ब्रेक नहीं होगा। जब हम इसे ऊष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है कि उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी मिलती है, इसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो ऊष्माशोषी में हमें ऊष्मा देनी पड़ती है और ऊष्माक्षेपी में हमें ऊष्मा मिलती है। तो इसका उदाहरण है मीथेन, ये मीथेन गैस है, कौन सी गैस है, मीथेन। इसको जलाया गया, ऑक्सीजन से क्रिया कराने का मतलब है कि किसी भी चीज को वायु की उपस्थिति में जलाना। तो जब हमने मीथेन गैस को जलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ, और साथ में हमें क्या मिला, ऊष्मा, ठीक है। जब हम ये जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। तो उत्पाद के रूप में जब भी हमें ऊष्मा मिलेगी तो वो अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी, ऊष्माक्षेपी कहलाएंगी, और जिन अपक्रियाओं को कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है वो कहलाती हैं ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। अब देखते हैं संक्षारण, ठीक है। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु पानी, वायु या अम्ल और साथ में नमी भी लिख लीजिए, नमी आदि के संपर्क में आती हैं तो कुछ समय बाद उस धातु का क्षय होने लगता है, यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे तांबे के ऊपर हरी परत, लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत। जब हम लोहे को खुले में छोड़ देते हैं तो वायु से वह क्या ले लेता है, वायु से, वायु से क्या लेता है, वो नमी लेता है, नमी लेता है, और उस पे कभी कभी जल भी गिरता है। तो नमी और जल बात एक ही है, नमी हो गया कम मात्रा में जल और जल हो गया डायरेक्ट अधिक मात्रा में। तो वह वायु से क्या ले लेता है, नमी, और नमी लेने की वजह से उस पे क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। जब भी लोहे को खुले वातावरण में छोड़ा जाता है तो उस पे जंग लग जाती है। ये जंग लगने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, प्रोसेस
प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, संक्षारण, मतलब उसका क्षय होना। क्षय मतलब उसको गल जाना, ठीक है, खत्म हो जाना। ऐसे ही तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है, तो यही उसका क्या होता है, क्षय होता है। चांदी के ऊपर काली परत आती है, तो यही इसका क्या कहलाता है, संक्षारण होना। ठीक है, तो देखते हैं अगला, ये रोका कैसे जाता है, इसकी रोकथाम कैसे की जाती है। पेंट करके, ग्रीस लगा के, ग्रीस या ऑयल लगा के, या यशद लेपन करके। इसमें यशद लेपन, हम या तो यशद लेपन कर लें। यशद लेपन में क्या होता है, जिंक की कोटिंग की जाती है, उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं यशद लेपन में। ग्रीस लगा देंगे तब भी जंग रुक जाएगी, तो इस पे नमी काम नहीं करेगी, नमी नहीं जमेगी इस पे। पेंट कर दें जिससे लोहे पे जंग जल्दी नहीं आती है। अगला टॉपिक देखते हैं, वो है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता कुछ नहीं है, जो आपके घर में भोजन होता है, उस भोजन को अगर हम खुले में छोड़ दें तो कुछ समय बाद उसमें से उसकी गंध और उसका स्वाद दोनों ही चेंज हो जाते हैं, यही विकृत गंधिता है। तो ये किस कारण होता है, ये उपचयन के कारण होता है। ठीक है, उपचयन अपक्रियाओं के टाइप है ये। तो वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं। ठीक है, किसके संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं। तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं, वो अपक्रिया नहीं, विकृत गंधिता कहलाती है ये वाली प्रोसेस। ठीक है, इसके स्वाद में और इसके गंध में परिवर्तन आ जाता है, स्वाद और गंध इसकी बदल जाती है जब ये वायु के संपर्क में रखे रहें कुछ समय के लिए। तो ये अधिक समय के लिए रखे रहते हैं, तब इनका स्वाद और गंध दोनों चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, उपचयन के कारण इनका स्वाद और गंध दोनों चेंज हो जाते हैं, विकृत गंधिता कहलाते हैं। लास्ट टॉपिक देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो यहाँ पे द्रव्यमान की जरूर बात होगी। द्रव्यमान क्या होता है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे हमने H2 प्लस ऑक्सीजन गैस को आपस में सहयोग कराया तो क्या बन गया, जल बन गया। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये हो गया। तो ध्यान से देखेंगे इधर कितना द्रव्यमान है, हाइड्रोजन द्रव्यमान मतलब इसकी क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी पे बात करेंगे। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इधर भी गिनती कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 हो गया, और प्लस में 2 ऑक्सीजन हो गया, टोटल हो गया 6। तो यही द्रव्यमान हो गया कि जितना हम द्रव्यमान अभिकारकों का लेंगे उतना ही द्रव्यमान हमें उत्पाद में प्राप्त होगा। तो ना तो द्रव्यमान का इसमें लॉस हो रहा है, ना ही द्रव्यमान इसमें बढ़ रहा है। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो देखते हैं संरक्षण का नियम क्या कहलाता है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ना तो द्रव्यमान का विनाश होगा और ना ही द्रव्यमान का निर्माण होता है। जितना हमने यूज किया था उतना ही हमें उत्पाद में मिलेगा। ठीक है, ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं और ना ही हम उसको नया बना सकते हैं, क्वांटिटी बराबर रहेगी। अब इसमें एक टॉपिक रह गया आपका, टॉपिक रह गया है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण का संतुलन रह गया है, वो हम एक अलग वीडियो में समझेंगे आसान तरीके से। ठीक है।